हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का ये जो लेक्चर होने वाला है वो आपका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे जब हम जैसे जो ह्यूमन है जब वो बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, तो उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। देन हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और लास्ट जो टॉपिक होगा आपका वो होगा हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले जो हम आपको बताने वाले हैं वो प्यूबर्टी के बारे में बताने वाले हैं। आप सबने सुना होगा ये टर्म। तो देखो बच्चों, अगर हम प्यूबर्टी की बात करें तो प्यूबर्टी हमारी लाइफ का वो पीरियड होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग है वो जो है जर्म सेल जो है प्रोड्यूस करना अपनी बॉडी में स्टार्ट कर दे। क्या बताया हमने कि हमारी लाइफ का वो पीरियड जिसमें जो हमारी बॉडी है वो अपने अंदर जर्म सेल का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे, उसको हम बोलते हैं, उस पीरियड को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। अब देखो बच्चों, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल। अब ये वर्ड आया है जर्म सेल। तो अगर हम जर्म सेल की बात करें तो आपकी जो फीमेल्स होती हैं उनमें होता है ओवा और मेल में होता है आपका स्पर्म। मेल में क्या होता है? स्पर्म। अब ये जर्म सेल होता क्या है, तो आप नाम से ही जान गए होंगे कि जर्म सेल ऐसे सेल्स हैं जो नए जो है ऑर्गेनिज्म का जो है प्रोडक्शन में हेल्प कर सके। ठीक, तो क्या बताया हमने? द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल दैट इज ओवा इन फीमेल एंड स्पर्म इन मेल स्टार्ट इन आवर बॉडी। इसको हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। आई होप प्यूबर्टी आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं जब जो ह्यूमन बीइंग है जब ग्रो करता है। ठीक, अब देखो बच्चों, अगर हम बात करें चेंजेस की तो क्या होगा कि जो मेल और फीमेल दोनों हैं उनके आर्मपिट में जो है हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, और उनके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनमें भी हेयर का ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाता है। और कभी कभी किसी में क्या होता है कि बहुत सारे जनों में जो है पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं इनकी प्यूबर्टी जब होती है। ठीक, और अगर वहीं पे हम बात करें गर्ल्स की तो उनमें क्या होगा कि उनका जो ब्रेस्ट का साइज है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और आप सबने सुना होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो क्या होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर कॉमन भाषा में हम बोले पीरियड्स के बारे में, तो लड़कियां जब प्यूबर्टी में जाती हैं तो उनके पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर हम बॉयज़ की बात करें तो उनमें क्या होगा कि उनके फेस पे जो है हेयर मतलब कि दाढ़ी मूछें आना स्टार्ट हो जाती हैं और उनका जो आवाज़ होता है वो बहुत ज़्यादा उसमें जो है भारीपन आ जाता है। यही चेंजेस आपकी मेल्स में होगा और फीमेल्स में होगा। और कुछ जो है कॉमन होते हैं, जैसे आर्मपिट के हेयर का और जो प्राइवेट पार्ट के हेयर है वो कॉमन होगा। और लड़के और लड़कियों दोनों में जो है पिंपल्स आना, फेस पे जो है इनके पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और लड़कियों में जैसा हमने आपको बताया इनका ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल इनकी स्टार्ट हो जाएगी। और बॉयज में क्या होगा, आपका दाढ़ी मूछें आना स्टार्ट हो जाएगी उनकी, और इनका जो आवाज होता है उसमें जो है भारीपन आ जाएगा। ठीक, अब देखो अगर हम बात करें चेंजेस प्यूबर्टी तो उसमें क्या होगा, पहला सबसे जो कॉमन है मेल और फीमेल में वो होता है कि हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनाइटल एरिया या फिर आपके प्राइवेट पार्ट्स। ठीक, और सेकेंड पॉइंट क्या है, स्किन बिकम ऑयली में रिजल्ट इन पिंपल्स। ठीक, अब हम अलग अलग बात करेंगे बॉयज और गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं गर्ल्स की। तो हमने क्या बताया आपको, ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज। जो ब्रेस्ट का साइज है लड़कियों का वो जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, और सेकेंड है कि गर्ल्स बिगिन टू मैच्योरेट, कि उनमें जो है पीरियड्स जो है आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, और बॉयज की बात करें तो थिक हेयर ग्रोथ ऑन देयर फेस एंड देयर वाइज बिगिन टू क्रैक। ठीक, ये वो आपके गर्ल्स और बॉयज में। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखो बच्चों,
हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आई नो फिगर थोड़ा सा खराब बना है, तो प्लीज़ तुम लोग एडजस्ट कर लेना, और जब ये वाला पार्ट पढ़ो ना तो अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लेना। जैसे जो मैं फिगर बताऊं तो तुम लोग उसको जो है एनसीईआरटी से देख लेना। देखो, सबसे पहला जो पार्ट आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है हमारा टेस्टिस के बारे में। क्या बताया हमने आपको कि जो सबसे पहला पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है टेस्टिस के बारे में। ठीक, अब ये होता है ह्यूमन बॉडी में, बेसिकली जो मेल्स होते हैं उनमें जो होता है एक पेयर, मतलब कि जो है 2 टेस्टिस प्रेजेंट होंगे। ठीक, और ये क्या होता है कि ये जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। एक पाउच होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम पाउच, उसमें जो है आपके जो है टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब अगर इनके इनके वर्किंग की बात करें तो टेस्टिस बेसिकली हमारा जो है स्पर्म का जो है प्रोडक्शन करता है, और एक हार्मोन्स आप लोगों ने पढ़ा होगा टेस्टोस्टेरोन्स, इसको जो है प्रोड्यूस करता है। क्या बताया हमने आपको कि जो हमारा टेस्टिस है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होगा। आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी में एक जो पाउच शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, उसमें प्रेजेंट होता है। और मेल में आपके 1 पेयर टेस्टिस, मतलब कि जो 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और सेकेंड हमने बताया कि जितने भी आपके मेल सेक्स हार्मोन्स हैं उनका जो है प्रोडक्शन करते हैं आपके टेस्टिस। और एक और बात बताई कि ये जो है आपके जो स्पर्म का रेगुलेशन है, उस प्रोडक्शन है, उसको करते हैं। ठीक, अब सेकेंड आता है कि ये जो टेस्टिस हैं वो बाहर क्यों है ह्यूमन बॉडी से, मतलब जो एब्डोमिनल कैविटी है उससे बाहर क्यों है। तो जो आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होता है उससे जो नॉर्मल आपकी बॉडी टेम्परेचर होती है उससे जो है कम चाहिए होता है, 2-3 डिग्री जो है कम चाहिए होता है, जिसको जो कौन प्रोवाइड कराता है, ये जो आपका स्क्रोटम, जो आपका पाउच है वो प्रोवाइड कराता है। ठीक, इसमें जो आपका टेम्परेचर होता है स्क्रोटम का वो 2 to 3 डिग्री जो है कम होता है देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक, जिससे आपका जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। ठीक, अब आता है आपका वास डिफरेंस के बारे में। तो वास डिफरेंस बेसिकली आपका जो स्पर्म जो प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस से, उसको जो है यूरेथ्रा तक जो है इसका पहुंचाने का काम है, और कुछ इसका स्पेसिफिकली कोई काम है नहीं है, लेकिन आप हायर क्लासेस में उसको पढ़ेंगे। बस आप अभी इतना ही जान लीजिए कि जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है उसको टेस्टिस से यूरेथ्रा तक पहुंचाने का काम किसका होता है, वास डिफरेंस का। ठीक, और अगर वहीं हम बात करें यूरेथ्रा की, तो ये होता है आपका कॉमन पैसेज होता है किसका, यूरिन प्लस स्पर्म का। इसके थ्रू आपका जो है यूरिन भी पास होता है और आपका स्पर्म भी पास होता है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल के बारे में। तो बेसिकली इन दोनों को हम बोलते हैं मिला के एसोसिएटेड ग्लैंड्स। क्या बताया हमने आपको, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और सेमिनल वेसिकल को हम मेनली मिला के बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब इनके वर्किंग की बात करें तो ये बेसिकली इनका जो सिक्रीशन होता है वो अपना सिक्रीशन स्पर्म के साथ ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जो स्पर्म है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड होगा और जो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट है वो इजी हो जाता है। ठीक, क्या बताया हमने आपको, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल अपना जो सिक्रीशन होता है वो स्पर्म के साथ ऐड कर देते हैं, जिससे कि आपके स्पर्म को जो है नरिशमेंट मिलता है, प्लस उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है स्पर्म का वो इजी हो जाता है। ठीक, और हाँ, ये जो ग्लैंड का सिक्रीशन हुआ है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट का, तो उसका स्पर्म के साथ मिला के उसको हम बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं, सीमेन। किसका, जो ग्लैंड आपकी जो ग्लैंड ने प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल ने जो अपना सिक्रीशन स्पर्म के साथ ऐड किया है उसको मिला के बोलते हैं सीमेन। ठीक, अब ये हुआ आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब चलिए एक बार हम फिगर को देख लेते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठिएगा, क्योंकि मैंने उतना अच्छा फिगर बनाया नहीं है तो आपको इसमें क्लियर नहीं होगा मे बी, तो आप अपनी एनसीईआरटी में देखिएगा। ठीक, देखिए ये आपका ब्लैडर और ये हो गया आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड आपका
सिंगल होता है। ये पेनिस हो गया और ये हो गया यूरेथ्रा। इसमें क्या होगा आपका, इसके थ्रू क्या होगा, यूरिन प्लस स्पर्म दोनों का सिक्रीशन होगा। ठीक, ये हो गई आपकी ये जो पाउच है स्क्रोटम जो कि आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी है, इसके अंदर हो गया टेस्टिस, और ये हो गया वास डिफरेंस जो क्या करेगा, जो स्पर्म का जो टेस्टिस ने स्पर्म का सिक्रीशन किया उसको कहां पहुंचाएगा, यूरेथ्रा तक। ठीक, ये हो गए छोटे छोटे ग्लैंड्स जो दिख रहे हैं, सेमिनल वेसाइकल, और ये हो गया आपका यूरेटर। ठीक, और हमने आपको क्या बताया, सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सिक्रीशन जो है स्पर्म के साथ ऐड कर देते हैं और उसको हम बोलते हैं सीमेन। ठीक, जिससे आपके स्पर्म को जो है नरिशमेंट मिलता है प्लस उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो इजी हो जाता है। ठीक, अब चलिए इतनी चीजें हम लिख लेते हैं जिससे आपका एक प्रॉपर नोट्स बन सके। देखो, पहला आपका टेस्टिस के बारे में, ए पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम pouch which is present outside the abdominal cavity। ठीक, outside the abdominal cavity। नेक्स्ट है आपका स्क्रोटम के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री कम होता है। क्यों होता है, जिससे जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। ठीक, तो क्या है, स्क्रोटम हैज अ रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर नीडेड फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेल germ cell that is sperm are formed here, ठीक, यहां पे क्या होगा, आपका जो स्पर्म है उस वो जो है यहां पे फॉर्म होगा। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट है टेस्टिस release male sex hormone, release male sex hormone। मेनली आपका कौन सा है, मेनली आपका टेस्टोस्टेरोन। एक मिनट, स्टेरॉन। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ टेस्टिस। तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो नॉर्मल इसका रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, क्या बताया, रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ठीक, ये हुई इसकी फर्स्ट फंक्शन। और सेकेंड है ब्रिंग चेंजेस एट प्यूबर्टी। जो प्यूबर्टी में चेंजेस होते हैं उसमें भी टेस्टिस का मेन रोल होता है। ठीक, ब्रिंग चेंजेस एट प्यूबर्टी। ठीक, इतना हुआ आपकी टेस्टिस के बारे में। नेक्स्ट है वास डिफरेंस के बारे में। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है वास डिफरेंस के बारे में, जिसमें हमने आपको क्या बताया कि ये स्पर्म को लेके जाता है कहां से, टेस्टिस से यूरेथ्रा। ठीक, यूरेथ्रा तक। तो इट पासेस स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा। ठीक, और नेक्स्ट है यूरेथ्रा के बारे में। तो ये कॉमन पैसेज है आपका यूरिन एंड स्पर्म का। क्या है, इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। और इसकी जो आउटर जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं पेनिस। ठीक, इट्स आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका एसोसिएटेड ग्लैंड, मतलब कि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसाइकल के बारे में। अब देखो, एसोसिएटेड ग्लैंड में क्या है, सेमिनल वेसाइकल and prostate gland add their secretion to the sperm। सेमिनल वेसाइकल और जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं उनका जो सिक्रीशन होता है वो अपना सिक्रीशन जो है स्पर्म के साथ ऐड कर देते हैं। एंड दिस फ्लूइड
प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म एंड मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजी। ठीक, और नेक्स्ट हमने आपको बताया था सीमन के बारे में। आप एक नंबर में अगर कभी पूछ ले एक नंबर में तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, छोटा सा है। स्पर्म अलोंग विथ सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड, कौन कौन से ग्लैंड हैं आपके, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, स्पर्म अलोंग विथ सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड फॉर्म सीमेन। ठीक, आई होप आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है समझ में आया होगा, जो भी हमने आपको पढ़ाया। यहां तक हुआ आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो अगर हम सबसे पहले बात करें ओवरी की, तो ये क्या होता है, जो जितनी भी फीमेल्स होती हैं उनमें वन पेयर जो है ओवरी जो है प्रेजेंट होगा। कहाँ पे, ईच साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोला हमने कि आपकी जो जितनी जो फीमेल्स हैं उनमें जो है बोथ साइड में, एब्डोमेन के बोथ साइड में एक जो है ओवरी प्रेजेंट होगा। ठीक, अब ये क्या करती हैं, ये आपकी जो फीमेल जो जर्म सेल होती है, फीमेल जर्म सेल मतलब कि ओवा, उसको जो है उसके जो है प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ओवरी आपकी एब्डोमेन के बोथ साइड में प्रेजेंट होता है और जो जर्म सेल होती है फीमेल की ओवा, उसके जो है प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब देखो बच्चों, जब किसी लड़की का जो है जन्म होता है तो उसके जन्म के टाइम पे, मतलब जब वो पैदा होती है तो उसके बर्थ के टाइम पे उसकी ओवरी में जो है 1000 से भी ज्यादा जो है इमेच्योर एग्स जो है प्रेजेंट होते हैं। क्या बताया हमने आपको कि जब किसी लड़की का जन्म होता है तो उस टाइम पे उसकी ओवरी में 1000 के आसपास, 1000 से भी ज्यादा इमेच्योर जो है एग्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और ये क्या होगा कि जब जो प्यूबर्टी आएगी लड़की की तो उसमें से कुछ जो एग सेल्स हैं वो जो है मैच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं। क्या बताया हमने आपको कि जब कोई लड़की जन्म लेती है तो जन्म के टाइम पे उसकी जो ओवरी है उसमें इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं, और जब लड़की की प्यूबर्टी का टाइम आता है तो उस टाइम पे कुछ जो एग सेल्स होते हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, अब देखो ये जो आपके मैच्योर जो एग्स होते हैं वो क्या होंगे कि एवरी मंथ जो है किसी एक ओवरी से, या तो लेफ्ट वाला या फिर राइट वाला, किसी एक ओवरी से एक जो है एक एग सेल का जो है प्रोडक्शन होगा। ठीक, क्या बताया कि सबसे पहले जब बर्थ का टाइम होगा फीमेल चाइल्ड के तो उस टाइम पे उसमें जो है उसकी ओवरी में इमेच्योर बहुत सारे एग सेल्स होते हैं जो प्यूबर्टी के टाइम पे मैच्योर हो जाते हैं, और उसके बाद हर एक मंथ में किसी एक ओवरी से आपका एक जो है एग सेल जो है प्रोड्यूस होगा। ठीक, अब देखो बच्चों नेक्स्ट है आपका ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। तो अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो ये मेनली क्या करता है कि जब ओवरी जो एग सेल प्रोड्यूस करती है वो जो है उस एग सेल को एक्सेप्ट करके लेके उसको जो है यूट्रस तक जो है पहुंचाता है। ठीक, इसका मेनली यही काम है कि जो ओवरी ने एग सेल प्रोड्यूस किया है उसको लेके उस एग सेल को लेके यूट्रस तक पहुंचाना। ठीक, और ये जो आपका फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें जो है आपका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन या फिर फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो आपके फैलोपियन ट्यूब में होगा। ठीक, अब नेक्स्ट आता है यूट्रस के बारे में। तो ये मेनली आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पे आपका जो फीटस होता है वो जो है ग्रो करता है, और ये जो आपका यूट्रस होता है ना वो जो है सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में ओपन होता है। ठीक, क्या बताया, यूट्रस आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो है फीटस या फिर जो डेवलपिंग बेबी होता है उसका डेवलपमेंट होता है, और ये जो है सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में ओपन होता है। ये हुआ आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब इसका एक बार फिगर देख लेते हैं, आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करके बैठिएगा। देखिए ये जो होल्डिंग वाला पार्ट है ऐसा लग रहा है इसने कुछ पकड़ा हुआ है, इसको हम बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट।
ठीक। और ये होता है आपका ओवरी, ये यूट्रस बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये वेजाइना और सर्विक्स। अब देखिए सर्विक्स और वेजाइना मिलके आपका बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं, बर्थ कैनाल। अब चलिए इन सबको एक एक करके हम लिख लेते हैं, ठीक। पहला है ओवरी के बारे में, तो फर्स्ट पॉइंट है ए पेयर ऑफ ओवरी इज लोकेटेड बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन, ठीक। सेकेंड है फीमेल जर्म सेल दैट इज एक्स आर प्रोड्यूस हियर, ठीक। और थर्ड पॉइंट है एट द टाइम ऑफ बर्थ of a girl thousands of immature eggs are present in ovary। और लास्ट पॉइंट है at the onset of puberty some of these egg cells start maturing, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओवरी के बारे में ही है। one egg is produced one egg is produced every month by one of the ovaries, ठीक। इतना आपकी ओवरी के बारे में हुआ। नेक्स्ट है ओविडक्ट के बारे में या फिर फैलोपियन ट्यूब के बारे में। देखो पहला पॉइंट है इसमें रिसीव द एग प्रोड्यूस बाय द ओवरी। जो ओवरी जो है जो एग प्रोड्यूस करती है उसको रिसीव करके कहां ट्रांसफर करते हैं, यूट्रस तक, ठीक। रिसीव द एग प्रोड्यूस बाय ओवरी एंड ट्रांसफर इट टू द यूट्रस। और सेकेंड पॉइंट है जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे होता है, ठीक। फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमीट टेक प्लेस हियर। अब नेक्स्ट है आपका यूट्रस के बारे में। यूट्रस में फर्स्ट पॉइंट है इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। एंड सेकेंड है कि यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स, ठीक। इतना हुआ आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब देखो बच्चों, अगर हम ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन की बात करें तो उसमें क्या होगा, पौधों में हम क्या बताते थे कि उसमें जो आपका जो पॉलन ग्रेन्स या फिर जो मेल जर्म सेल्स होते थे वो फीमेल जो फ्लावर होती है उस पे जो है पॉलिनेटर्स या फिर उनको किसी एजेंट की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब ह्यूमन में हम ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते हैं कि कोई एजेंट हुआ जिससे जो ह्यूमन का जो स्पर्म है, जो मेल का स्पर्म है वो फीमेल तक पहुंचाया जाए। तो अब बात आती है कि ये जो आपके स्पर्म जो है मेल में जो है प्रोड्यूस हुए हैं उनको फीमेल बॉडी तक कैसे पहुंचाया जाए। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं कॉपुलेशन या फिर मेटिंग का प्रोसेस। मेटिंग जिसके थ्रू जो मेल का जो मेल जर्म सेल होता है या फिर स्पर्म होता है वो फीमेल के बॉडी में पहुंचाया जाता है। क्या बताया हमने आपको कि जो ह्यूमन बीइंग होता है उसमें एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं कॉपुलेशन या फिर मेटिंग, जिसके द्वारा जो मेल जर्म सेल होता है उसको फीमेल तक पहुंचाया जाता है, जिससे जो आगे का प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का वो हो सके, ठीक। तो देखो अब कॉपुलेशन या फिर मेटिंग के थ्रू जो आपका जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी में इंटर करेगा और ये जो है जो एग सेल है उसको जो है उसके साथ फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन करेगा और फर्टिलाइजेशन होगी आपका जो है जाइगोट का जो है फॉर्मेशन होगा, ठीक। अब ये जो जाइगोट है वो यूट्रस में डेवलप होगा, किसमें, एम्ब्रियो में। यूट्रस में पहले सबसे प्लांट होगा, प्लांट इन यूट्रस एंड डेवलप होके क्या फॉर्म करेगा, एम्ब्रियो का, ठीक। क्या बताया हमने आपको, जो मेल जो जर्म सेल है
वो फीमेल के जर्म सेल मतलब स्पर्म एग सेल के साथ फर्टिलाइज होगा और फर्टिलाइज होके जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और ये जाइगोट आपका प्लांट होगा यूट्रस में और यूट्रस में ही ये डेवलप किस में होगा, एम्ब्रियो में। ठीक, अब ये जो एम्ब्रियो है आपका, इसको नरिशमेंट मिलती है आपके जो फीमेल मदर होती है उसके जो है ब्लड से, फीमेल्स ब्लड से। ठीक, इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलेगा और किसके थ्रू मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं जिसके थ्रू जो है ये जो एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट मिलती है, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। ठीक, क्या बताया हमने आपको, स्पर्म जो है एग सेल के साथ फ्यूज होगा और फॉर्म करेगा जाइगोट का और ये जाइगोट आपका प्लांट होगा यूट्रस में और वहां पे डेवलप होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा और ये एम्ब्रियो जो है, इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलेगी, नरिशमेंट मिलेगा किसके द्वारा, प्लेसेंटा के थ्रू। किससे, फीमेल जो ब्लड होती है उससे। ठीक, अब देखिए ये जो प्लेसेंटा है ना, वो ऑक्सीजन जो भी नीड है, जो भी आपके जो फीटस है उसको जो नीड होगी वो जो है प्लेसेंटा के थ्रू जो है फीटस तक पहुंचेगा, चाहे वो ऑक्सीजन हो गया या फिर हम ग्लूकोज मान ले या फिर वेस्ट मटेरियल जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू जो है फीटस का जो वेस्ट मटेरियल है वो प्लेसेंटा के थ्रू जो है बाहर निकलेगा। ठीक, अब देखिए ये जो एम्ब्रियो है ना वो यूट्रस में जो है अपना जो सेल है उसको डिवाइड करेगा और ग्रो करके नए जो इंडिविजुअल का है नए इंडिविजुअल का जो है फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो पीरियड है फर्टिलाइजेशन से लेके कहां तक, जो चाइल्ड बर्थ तक है, उस पीरियड को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या बताया हमने आपको कि ये जो फर्टिलाइजेशन जो पीरियड है कहां से कहां तक का, फर्टिलाइजेशन से लेके कहां तक, चाइल्ड बर्थ तक, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ठीक, और आप सबको पता होगा कि ह्यूमन बीइंग में ये जो गेस्टेशन पीरियड है वो कितने मंथ का होता है, 9 मंथ का। ठीक, आई होप फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि अगर जो एग प्रोड्यूस हुआ है ओवरी से, अगर उसका फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या होगा। अब देखिए जब जो एग प्रोड्यूस हुआ है ओवरी से, जब उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि पहले सबसे जब जो ओवरी है आपकी, जो यूट्रस है वो जो है हर मंथ खुद को प्रिपेयर करता है कि जो फर्टिलाइज एग है उसको जो है होल्ड कर सके। ठीक, क्या बताया हमने आपको कि जो आपका यूट्रस है वो खुद को प्रिपेयर करेगा, किस लिए, कि जो फर्टिलाइज एग है या फिर जो एग उसके पास आ रहा है उसको होल्ड करने के लिए जो है उसको होल्ड कर सके। ठीक, उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो यूट्रस है वो जो है उसकी जो लाइनिंग होती है वो जो थिक होती चली जाएंगी, थिक के साथ साथ वो जो स्पॉन्जी होती चली जाएंगी। ठीक, जिससे जो आपका जो एम्ब्रियो जो फॉर्म होगा यूट्रस में उसको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। क्या बताया हमने आपको कि जो आपका यूट्रस है वो हर मंथ खुद को प्रिपेयर करता है कि जिससे जो आपका फर्टिलाइज एग है उसको होल्ड कर सके। उस सिचुएशन में वो क्या करता है कि उसकी जो लाइनिंग होती है उसको जो है थिक और स्पॉन्जी करता जाता है, जिससे जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है यूट्रस में उसको जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। लेकिन अब जब एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो ना तो एम्ब्रियो फॉर्म होगा ना आगे का प्रोसेस होगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो यूट्रस है उसकी जो लाइनिंग होती है उनको जो है उनकी जरूरत नहीं होती है, तो वो जो लाइनिंग होती है ना वो टूट के ब्रेक होके वेजाइना के थ्रू आपका ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में बाहर आती हैं और उस टाइम को हम बोलते हैं, जिस टाइम पे ये आती है बाहर उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक, मेंस्ट्रुएशन।
और इसका जो पीरियड टाइम होता है या फिर पीरियड होता है वो 28 डेज का होता है, 28 डेज का। ठीक, ये हुआ जब आपका एग जो है फर्टिलाइज ना हो। अब चलिए, जितना भी हमने आपको बताया कि जब एग फर्टिलाइज होगा और जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा, उन सब चीजों को हम लिख लेते हैं। अब देखो बच्चों, क्या है, जब व्हेन एग इज फर्टिलाइज, तो उस टाइम पे क्या होगा, द फर्टिलाइज एग कॉल्ड जाइगोट इज प्लांटेड इन यूट्रस एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। क्या बताया हमने, जो फर्टिलाइज एग है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट, जो कि प्लांट होगा किसमें, यूट्रस में, और डेवलप होगा एम्ब्रियो में। ठीक, एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू, जिसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ठीक, एंड इट प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड बेस्ड मटेरियल। ठीक, क्या ये जो प्लेसेंटा है वो क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज को, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको जो फीटस है उसकी बॉडी से जो है बाहर निकालने का काम करता है। ठीक, एंड द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन या जेस्टेशन, जो भी आपको बोलना, गेस्टेशन पीरियड, एंड इट इज अबाउट 9 मंथ। ये हुआ जब आपका एग जो है फर्टिलाइज हुआ। अब हम देखेंगे जब आपका एग जो है फर्टिलाइज नहीं होता है। अब देखो, when egg is not fertilized, then क्या होगा, the uterus prepare itself every month to receive fertilized egg। जो यूट्रस है आपका वो प्रिपेयर करता है खुद को हर एवरी मंथ में जो फर्टिलाइज एग है उसको जो है रिसीव करने के लिए। द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक एंड स्पॉन्जी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो। ठीक, अब क्या होगा, व्हेन फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेकन प्लेस दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। जब आपको फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं और ना ही तो उस टाइम पे ना तो आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, तो उस टाइम पे ये जो लाइनिंग फॉर्म हुई है उसकी जरूरत ही नहीं होगी। तो क्या होगा कि ये जो लाइनिंग है वो आपकी ब्रेक कर जाएगी और वेजाइना के थ्रू जो है ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। अब आगे क्या होगा, दिस लाइनिंग ब्रेक एंड comes out through vagina as a blood and mucus, and this cycle take around 28 days every month and called as menstruation। यहाँ पे आपका जो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन है वो खत्म होता है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आपका एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है इस चैप्टर में, जो कि है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो अब वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो उसको जो है हम 5-10 मिनट का टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, तो आप घबराइएगा नहीं कि छोड़ दिए मैम। और इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और तब तक आप अपनी मेहनत जो है करते रहिए, क्योंकि आप सबको पता होगा कि पेपर बहुत नज़दीक आ गया है। और जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से आपको यही बात कह रहे हैं कि आप जितना हो सके खुद पे भरोसा रख के कॉन्फिडेंस के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस में ही रह के जितना हो सके अच्छे से पढ़ाई करिए और मेहनत के साथ, और प्लस फोकस होके। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।